हेलो फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं अडॉप्टेड अडेप्टेड स्केल या स्केल कंस्ट्रक्शन इन सब के बारे में और स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इसमें। सबसे पहले ये देखिए कि रिसर्च क्या है। स्केल के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। किसी भी रिसर्च का पर्पज हमेशा रहता है कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ताकि हमें फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने में आसानी हो सके। ये मैं यहाँ पे आपकी या आपकी यूनिवर्सिटी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं मैनकाइंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम हमेशा ये इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी गिवन फील्ड में कितने वेरिएबल्स हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, उनको हम मैनेज कर सकें ताकि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकें। इसीलिए हम यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट इन सब की बात करते हैं कि रिलेशन कैसा है अल्टीमेटली। पर यहाँ पे एक इससे पहले ये भी चीज़ आती है कि वेरिएबल को मेजर कैसे करें। ये अपने आप में एक सेपरेट चीज़ है। यानी हमारा इतना रोबस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए कि जो वेरिएबल आए उनके रिलेशनशिप हम बाद में देख सकें कि क्या रिलेशन है। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी स्टडी का, टू डेवलप अ स्केल। या अगर ऑलरेडी कोई स्केल एग्जिस्ट करता है तो ये देखें क्या हमारे टारगेट एरिया में वो सही काम करता है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसको मैं आपको एक साइंस के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये सिनेरियो 1 मैंने लिया है। सिनेरियो 1 में 3 डायमेंशंस हैं, एक प्रीवियस रिसर्चर हैं, एक आप हैं और एक रिस्पोंडेंट या डाटा है। और मैं अभी साइंस का एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अभी कुछ डेकेड्स पहले एक बीमारी थी पोलियो की। तो किसी पर्सन ने किसी कंट्री में ये निकाला कि पोलियो का एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसने उसको चेक करके देखा और उसके लोग ठीक हुए उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से। तो उसने इसको पब्लिश करवाया रिसर्चर ने कि भाई पोलियो का एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। अब किसी भी दूसरे रिसर्चर ने उसके काम को लिया। अब इसका क्या कहना है कि आप इस पर्टिकुलर एक पोलियो और एक उसका क्योर, इन दोनों का एक रिलेशन है। तो किसी भी गिवन मार्केट के अंदर, किसी भी गिवन टेरिटरी या ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अगर आप उस डोज को उसी तरह से एडमिनिस्टर करते हैं तो वो पर्सन ठीक हो जाएंगे, पोलियो के पेशेंट्स। तो किसी और रिसर्चर को लगा ठीक है करके देखते हैं। तो इनकी मेथोडोलॉजी ली, उनकी दवाई ली, जो पेशेंट्स थे या जो प्रोबेबल पेशेंट्स थे उन पे देखा और वो क्योर हो गए। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में वैलिडेशन, कि हमने इस पर्सन की बात को वैलिडेट किया कि हाँ ये ठीक कह रहा है और ये मेरे बंदे ठीक हो गए हैं। ये हुआ पॉइंट 1। अगर इन केस एक कंट्री ने किया, दूसरे कंट्री ने, तीसरे कंट्री ने, सब ने किया, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा। पोलियो ये वाली दवाई लो, इस तरह से दो और बंदा ठीक हो जाएगा। अब ये हमने भी लिया और हमने अपने रिस्पोंडेंट पे वही मेथोडोलॉजी यूज करके वही टेक्निक लगाई सब कुछ, और हमारे रिस्पोंडेंट ठीक नहीं हुए। अब इस बात को बताएं हम क्या बोलें। क्या इसका कंक्लूजन ये निकालें ये सारे लोग झूठ बोल रहे थे, गलत है ये पुरानी रिसर्च सारी, या इसका कंक्लूजन ये निकालें कि हमारे रिस्पोंडेंट में देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, कुछ और बात है जो अभी मिसिंग है, जो सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। कुछ तो और बात है जो हमारे रिस्पोंडेंट के साथ अलग है, इसलिए वो प्रॉपरली ठीक नहीं हुए। माइट भी हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग है, माइट भी हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, या कुछ भी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम, डीएनए, कोई भी चीज़ हो सकती है कि क्यों अलग है वो हम देखें, उसको हम डिटेल में स्टडी करें। जब हम ये बात साइंस की टर्म्स में करते हैं, फिजिकल साइंसेज में, तो क्लैरिटी बहुत क्लियर है। अब इसी चीज़ को सोशल साइंस में लेके चलते हैं। सोशल साइंस में व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, व्हाट मेक्स पीपल मोटिवेटेड, कुछ लोगों ने इस पे काम किया। लेट्स से जापान में काम किया और जापान में उन्होंने देखा कि लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करती है और उन्होंने थ्योरी बनाई कि भाई वर्ल्ड वाइड लोग इन इन फैक्टर से मोटिवेट होते हैं। हमने देखा चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, किसी स्केल को ये चेक करना क्या वो मेरे रिस्पोंडेंट के ऊपर वैलिड है। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है और इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में आएगा। सेकंड, आप ये कहें कि भाई मुझे मोटिवेशन से आगे देखना है, किसी का रिलेशन मोटिवेटेड होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इस पे चेक करना है। उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा मोटिवेशन को कैसे मेजर करें। उस केस में हम इसका भी यूज कर सकते हैं स्केल, या अपना स्केल बना सकते हैं। ये दो तीन सिनेरियो हमारे पास अलग अलग आते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव है सिर्फ पिछले स्केल को वैलिडेट करना तो ऑब्वियसली CFA लगाएंगे और हम देखेंगे आंसर क्या आता है।
उसके तो एक फिक्स चीज़ें हैं जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका। 3 बातें देखते हैं, एक रिग्रेशन देखते हैं, एक मॉडल फिट देखते हैं, तीसरा रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखते हैं। अगर तीनों पे ग्रीन सिग्नल है, ओके है, तो हम बोलेंगे हाँ वैलिडेट है। आप मोटिवेशन चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही आ रहा है। जो तरीका पिछले दिया लोगों ने दिया था हमारे रिस्पोंडेंट्स के ऊपर भी, वो सारा ओके है तरीके। इन केस वो नहीं है तो आप अपना देखेंगे। अब यहाँ पे आती है कहानी अडेप्टेड या अडोप्टेड स्केल की। अब इसमें देखो, अगर आपने, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपने एक अडेप्टेड स्केल लिया है, अडेप्टेड का मतलब एज सच कोई चेंज नहीं किया आपने, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। जो चीज़ जापान में लोगों को मोटिवेट करती है, आपको क्या लगता है इंडिया में भी वही मोटिवेट करती है? जापान के लोग तो ऐसे करते हैं कि अगर बहुत नाराज़ हैं वो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, केस स्टडी हैं कि लोग मैनेजमेंट से नाराज़ हैं तो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया कि ये लो, अब तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं रहेगी, तुम्हें बेचने में दिक्कत आएगी। यानी वो नाराज़ हैं लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। या एक ही पैर का जूता बना दिया, काम नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे तो बिल्कुल टोटल ही अलग है तरीका लोगों को नाराज़गी, अपने सेंटिमेंट्स जाहिर करने का। तो आपको ऐसा लगता है कि जो एक वेस्टर्न कंट्री के मॉडल या ईस्टर्न कंट्री के या डेवलप्ड कंट्री के मॉडल हमारे यहाँ पे एज सच काम करेंगे? लर्निंग की कोई प्रोसेस देखिए, मोटिवेशन की, हैप्पीनेस की, कोई भी चीज़ सोशल साइंस में हम जो मेजर कर रहे हैं लिकर्ट स्केल के द्वारा, वो तो एक ओपिनियन है। और जो ओपिनियन है, ओपिनियन हमारे फॉर्म होते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर से। हम जो भी हैं, जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, वो पर्टिकुलरली एक सोशो कल्चरल सेटअप का आउटकम है। तो अब ये हमें देखना है कि ये कितना एक बाहर का मॉडल हमारे लिए बिल्कुल एज सच ठीक रहेगा। हमने एक अडेप्टेड स्केल लिया, पायलट टेस्टिंग वगैरह से चेक करेंगे, लोगों को वो वर्ड समझ आ रहे हैं, उनकी सेंस बन रही है, लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ का। अभी हमने कहा कि बिल्कुल चलो समझ आ गया, या हमने सीधा काम शुरू किया और सबसे पहले हम निकालेंगे वैलिडिटी रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इसमें कहीं पे भी आपके स्केल की बात नहीं आती, ये कॉमन सेंस की बात है, जिसको हमने क्रॉनबेक अल्फा में डिस्कस किया है। क्रॉनबेक अल्फा का ये कहना है कि आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हाँ बोलो या ना बोलो, वट एवर, हाईली एग्री या हाईली डिसएग्री, आप जो भी बोल रहे हैं आप अपनी बात पे कायम है क्या? इस चीज़ को बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यहाँ पे टेस्ट रिटेस्ट नहीं है, रिलायबिलिटी कई तरह की है। जो रिलायबिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है इंटरनल कंसिस्टेंसी। कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी इज गिवन बाय क्रॉनबेक अल्फा। और वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। अगर ये सारे के सारे आपके ओके आते हैं, तब हम कहेंगे यस स्केल इज वैलिडेटेड, यूज करें, ये एक कहानी खत्म हो गई। अगर नहीं आते तो यही है ना मैक्सिमम जो गैरी बनती है। तो सबसे पहले तो आप नेसेसरी चेंजेस करेंगे। ये जो चेंज है, आपने न्यू आइटम इसमें ऐड किए, कुछ डिलीट किए, कंस्ट्रक्ट ही ऐड कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्ट ही डिलीट कर दिए। आपने कहा जी मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत तरह से आइडिया लिया और अपना एक स्केल बना दिया। अब एक मिनट यहाँ पॉज करें। आपने स्केल बना दिया तो बेसिकली इस बंदे की जगह आपने ले ली खुद ही एक स्केल जो या तो प्रीवियस मॉडल से आ रहा था। अब आपने क्या किया, अपना एक स्केल बना दिया। स्केल तो बन चुका ना, वो आपको पता है, आपका एक ओपिनियन है कि ये इसमें ये बातें आनी चाहिए, सेकंड कंस्ट्रक्ट में ये 5 बातें आनी चाहिए, ऐसे पूछा जाना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप। और उसके अंदर रिलायबिलिटी भी आएगी आपके अनुसार, आपने स्केल बनाया है। अब इस चीज़ में क्या होगा, जो भी आपने बनाया, नंबर 1 रिलायबिलिटी वैलिडिटी एस्टेब्लिश होगी। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हम सारे ही करते हैं काम। लेकिन एक क्वेश्चन जिसको कोई एड्रेस नहीं करता, वो ये कि ये आपने कैसे साबित किया कि जो पुराना स्केल था उससे आपका स्केल बेहतर है? सिर्फ ये कह देने से कि मैंने पहले देखो रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं थी, अब आ गई, ठीक है। अगर पहले भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी पहले भी थी, आ रही है इन केस, और अब भी आ रही है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ कि आपका स्केल बेहतर है? उस केस में हमें स्टेटिस्टिकली क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो इंडिकेटर है वो सी मीन बाई डी एफ है, जिसको हम डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। आप कुछ भी करें अपने स्केल में, आपको ये दिखाना है कि जो डिस्क्रिपेंसी है ना, ये टोटल मैग्नीट्यूड, ये हमारा कम हो रहा है। अगर आप ये दिखा सकते हैं तो इट्स गुड। अगर ये नहीं दिखा सकते, फिर वो सिर्फ आपका ओपिनियन है, वो रिस्पोंडेंट से एंडोर्स होके नहीं आया। दोबारा देखिए ये बात, अगर आपने अपना एक स्केल बनाया, आपने अपने कमरे में बैठ के बना दिया, आपकी थॉट प्रोसेस है ऐसा होना चाहिए, ये आपका ओपिनियन है, इन लोगों से बिल्कुल नहीं आपने लिया। अगर आप इन लोगों से पूछते हैं तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो आएगी आएगी, प्लस प्रीवियस स्केल से
अगर प्रीवियस स्केल इनवैलिड था, आपका वैलिड आ गया, बेहतर, बहुत अच्छी बात। अगर प्रीवियस भी बेहतर था, प्रीवियस भी ठीक था, और आप कह रहे हैं मेरा प्रीवियस से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी सी मीन बाई डी एफ से, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो माना नहीं जाएगा। ये कैसे करते हैं इसका मैं अभी बताता हूँ। तो अगर ये ओके आता है, यस, तो बोलेंगे स्केल वैलिड है, नहीं है तो इटरेशन में चलता जाएगा, आप उसको करें ठीक जब तक। अगर आप अडेप्टेड स्केल को लेके बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, नाउ ऑन स्लाइज ऑन यू, फिर आप बताओ ठीक क्या है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था। आप कर रहे हैं ना रिसर्च उसमें, और 2-3 साल अपनी लाइफ के लगा भी रहे हैं, तो आप बताएंगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कागज पे बना देने से नहीं बात बनती, आपको स्टेटिस्टिकली दिखाना पड़ेगा कि ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और प्रीवियस मॉडल से इम्प्रूवमेंट भी है। इसको हम 3 स्टेप में करते हैं। एक जिसको जीरो मॉडल बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कोई कंस्ट्रक्ट है ही नहीं, दूसरा प्रीवियस, और तीसरा उसके अंदर जो चेंजेस है। ठीक है, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और एक सेकेंड इशू है ईएफए का। ये हमारा सिनेरियो 2 है, यहाँ पे कोई प्रीवियस रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती, आपको कुछ नहीं पता, कंसेप्ट इतना नया है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो है, आपने ये कहा हमें नहीं पता क्या है, कुछ एग्जिस्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट सा है, पता नहीं है लोगों को, तो आपने कुछ इकट्ठा किया अपना डाटा कहीं से भी, एक्सपर्ट ओपिनियन से, अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से बात करके, रिस्पोंडेंट से डाटा लिया, जो रिस्पोंडेंट ने कहा उसको सॉफ्टवेयर में डाला, कुछ आपने क्लिक किए, ईएफए ने आपको कहा इन इनमें हाई कोरिलेशन, उनको एक साथ कर दिया। नाउ मेरा आग्रह सिर्फ ये रहता है, ईएफए से कोई मना नहीं कर रहा मैं कि आप ईएफए ना लगाएं, मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, जब भी आप ईएफए लगाएं तो आप ये देखें कि वो जो स्टेटमेंट एक साथ क्लब हो गई, वो रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई दिया ना, ये आपको इंश्योर करना है कि रिस्पोंडेंट ने पढ़ के रिप्लाई दिया, सही पर्सन था, सही बात पूछी गई थी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार जब रिस्पोंडेंट ने पढ़ के रिप्लाई दिया, तो आप कैसे ये कहते हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट मेरी जंप होगी, ये स्टेटमेंट वहाँ आनी चाहिए, वो वहाँ आनी चाहिए। इसमें तो ये हो गया कि नहीं आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी बोले, आपने इसकी बात सुननी ही नहीं है। आपने कहा नहीं, रिजल्ट तो मुझे पता है क्या रिजल्ट आने हैं और वही आने चाहिए, इनको वही रिप्लाई देना चाहिए। वेल, आई डिसएग्री विद इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर पढ़ के जवाब दे रहे हैं, इनसे सही बात पूछी गई, सही पर्सन था रिस्पोंडेंट, सैंपल सिलेक्शन ठीक है, टूल ठीक है, तो ये जो बंदा बोलता है आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्यों अलग अलग चीज़ों में कोरिलेशन आ रहा है, रियलिटी क्या है, उसको समझने का एक बार कोशिश करें, ना कि इसकी बातों को तब तक तोड़ते मरोड़ते जाएं जब तक हमारे हिसाब के रिजल्ट ना आ जाए, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि 40 स्टेटमेंट ली और ड्रॉप करते गए, तब तक ड्रॉप करते गए जब तक मेरी पसंदीदा रिजल्ट ना आ जाए। इस पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद ये सही तरीका नहीं है रिसर्च का। बाकी आप देख लें जैसे आपको उचित लगे। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये करना है, कलेक्ट एज मैनी रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, डाटा कलेक्ट करें, वैलिडिटी रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करें, आ जाती है तो आपने कहा वैलिडेटेड स्केल है। ईएफए के मैक्सिमम लोग जो अच्छे पेपर्स हैं उनमें ये आता है कि ईएफए लगाया, ये डाटा आया, वैलिडिटी रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश की और पब्लिश किया। उसमें वो ये नहीं कह रहे होते कि हमने ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया और 40 में से 10 बच गए तब तक ड्रॉप किया। ये तरीका मुझे बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लगता। खैर, अब मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मैंने कहा सी मीन बाई डीएफ का जो पॉइंट है, इससे पता लगता है कि अडेप्टेड स्केल में जो आपने इम्प्रूवमेंट्स किए वो सही हैं भी या नहीं। ये कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।